मोनिका शर्मा आज आपके लिए लाई हूँ 10th क्लास रेजोल्यूशन के अंदर चैप्टर सेकेंड, जिसका पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम पार्ट 2 के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर था अपना भोली, जो कि बहुत ही अच्छी स्टोरी है, जिसमें एक मंद बुद्धि, एक हकलाने वाली लड़की के बारे में इसमें बताया गया है कि कैसे जब वो बड़ी होती है तो उसकी शादी एक व्यक्ति से तय की जाती है और वो जो डॉरी होता है वो डॉरी मांगता है, मीन्स दहेज की मांग करता है और वो शादी से इनकार कर देती है। उसके पेरेंट्स भी पहले उस पर ध्यान नहीं देते हैं, उसको स्कूल नहीं भेजते हैं। फिर बाद में एक स्कूल खुलती है, वो स्कूल में जाती है। वहां पे टीचर उससे उसका नाम पूछती है, लेकिन उसको इतना डर लगता है और वो स्टैमरिंग भी करती है, तो उसकी आवाज है वो निकल नहीं पाती और वो अपना नाम भी नहीं बता पाती है। तो वो टीचर, जब वो एक कोने में बैठी होती है और टीचर जब उसको एकदम प्यार से अपने पास बुलाती है, तो जब वो बोलती है भोली मेरे पास आओ, जैसे हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि वो बोलती है भोली को अपने पास आने के लिए, तो वो कॉर्नर में से खड़ी होकर के आती है और जब टीचर वापस से उससे उसका नाम पूछती है, तभी यहाँ पे आगे अपना जो चैप्टर है वो स्टार्ट होता है। जब टीचर 2 बार 3 बार उससे उसका नाम पूछती है और वो बता नहीं पाती, उसके बाद में देखो वो कॉर्नर से खड़ी होकर आती है, तो उसकी क्या सिचुएशन होती है वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। स्वेट ब्रोक आउट ओवर हर होल बॉडी, कि स्वेट यानी जो पसीना था वो ब्रोक आउट यानी बह रहा था, और हर होल बॉडी यानी उसके पूरे शरीर पर पसीना है वो बह रहा था, मीन्स वो पूरी की पूरी पसीने के अंदर भर गई थी। पूरा जो उसकी बॉडी है वो पूरी पसीने के अंदर हो गई थी। वुड हर स्टेमरिंग टंग अगेन डिस्ग्रेस हर, अब भोली सोच रही है कि वुड हर स्टेमरिंग टंग, कि उसकी स्टेमरिंग करने वाली, उसकी हकलाने वाली जो टंग यानी जो आवाज है, उसकी जो जबान है, हकलाने वाली जबान है, क्या दोबारा से उसको डिस्ग्रेस कराएगी, यानी कि उसको अपमानित कराएगी, कि क्या उसकी हकलाने वाली आवाज, हकलाने वाली जो जबान उसको वापस से उसको अपमानित करवाएगी, ऐसा वो सोचती है। अब वो वापस से अपना नाम है वो बताने की फॉर द सेक ऑफ दिस काइंड वुमेन हाउएवर शी डिसाइड टू मेक एन एफर्ट। देखो, फॉर द सेक ऑफ दिस काइंड वुमेन, की इस दयालु महिला के खातिर, फॉर द सेक ऑफ मतलब के खातिर, दिस काइंड वुमेन यानी इस दयालु महिला की खातिर, हाउएवर हालांकि, शी डिसाइडेड टू मेक एन एफर्ट, कि उसने एक एफर्ट, एक प्रयास करने का डिसाइड किया, एक प्रयास करने का उसने निश्चय किया। किस लिए? उस दयालु महिला के कारण, उस दयालु महिला की वजह से। शी हैड सच ए सूथिंग वॉइस, कि उसकी आवाज है वो बहुत ही सूथिंग यानी राहत पहुंचाने वाली उसकी आवाज थी। शी वुड नॉट लाफ एट हर, ये सारी चीजें भोली है वो सोच रही है कि उस जो टीचर है उसकी आवाज है वो बहुत ही सूथिंग है, आराम पहुंचाने वाली है, राहत देने वाली है। शी वुड नॉट लाफ एट हर, कि वो उसके ऊपर, लाफ एट हर मतलब उसके ऊपर, लाफ होता है हंसना, कि वो उसका मजाक नहीं बनाएगी, उस पर नहीं हंसेगी। अब वो वापस से क्या करती है, भय भो, बस भय भय भो भो इतना ही वो बोल पाती है। शी बिगन टू स्टेमर, वो स्टेमर करना यानी हकलाना शुरू कर देती है और वो सिर्फ वो ही बोल पाती है। अब आगे टीचर बोलती है वेल डन यानी बहुत अच्छा बहुत अच्छा। द टीचर एनकरेज्ड हर, टीचर ने उसको एनकरेज किया, उसको प्रोत्साहित किया, उसको साहस दिया। कम ऑन चलो नाउ, अब द फुल नेम, कि पूरा नाम, मतलब वो टीचर है वो उसको एनकरेज कर रही है, उसको प्रोत्साहित कर रही है और बोलती है कि चलो अब पूरा नाम बोलो। तब वो बोलती है भय भय भो भोली, इतना हकलाने के बाद में वो भोली नाम है वो लास्ट में बोल देती है। एट लास्ट शी वाज एबल टू से इट, कि एट लास्ट और आखिरकार अंत में, शी वाज एबल टू से इट, वो यह कहने में एबल हो जाती थी, वो इस बात को कहने में वो समर्थ हो जाती थी, मतलब अपना नाम है वो बताने में वो समर्थ हो गई, अपना नाम बोल पाई। एंड फेल्ट रिलीव्ड एज इफ इट वाज ए ग्रेट अचीवमेंट। एंड फेल्ट रिलीव्ड यानी एकदम आराम, फेल्ट यानी महसूस करना और रिलीव यानी राहत महसूस करना, आराम महसूस करना। तो फेल्ट रिलीव्ड, उसने एकदम राहत है वो महसूस करी, आराम महसूस किया। एज इफ जैसे कि, इट वाज ए ग्रेट अचीवमेंट, की ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो, इस टाइप से उसने आराम है वो महसूस किया। वेल डन बहुत अच्छा। द टीचर पेटेड हर अफेक्शनेटली, द टीचर पेटेड यानी थपथपाना, द टीचर पेटेड यानी थपथपाया हर, उसको अफेक्शनेटली यानी प्रेम पूर्वक, कि स्नेह पूर्वक या प्रेम पूर्वक टीचर ने उसको थपथपाया। एंड सेड, कहा, पुट द फियर आउट ऑफ योर हार्ट एंड यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एवरीवन एल्स। तो टीचर क्या कहती है, पुट द फियर आउट ऑफ योर हार्ट, कि तुम्हारे हार्ट से, तुम्हारे अंदर से, हृदय से या तुम्हारे मन से जो फियर है
जो डर है उसको पुट आउट कर दो, यानी उसको निकाल दो, अपने मन से डर को निकाल दो। एंड यू विल बी एबल, और तुम एबल हो जाओगी, तुम समर्थ हो जाओगी, टू स्पीक लाइक एवरीवन एल्स, कि दूसरों के समान, ये जो और व्यक्ति जैसे बोलते हैं तो दूसरों के समान तुम बोलने में समर्थ हो जाओगी, अपना जो डर है वो निकाल दो। भोली लुक्ड अप एज इफ टू से रियली, भोली लुक्ड अप, भोली ने ऊपर देखा, एज इफ जैसे कि टू आस्क, वो पूछ रही हो कि रियली वास्तव में। अब टीचर उसको बोलती है कि यस यस, हाँ हाँ, इट विल बी वेरी इजी, कि यह बहुत ही इजी होगा, बहुत ही सरल होगा, आसान होगा। यू जस्ट कम टू स्कूल एवरीडे, कि यू जस्ट कम, तुम्हें आना होगा टू स्कूल, स्कूल में, एवरीडे प्रतिदिन, कि प्रतिदिन बस तुम्हें स्कूल आना होगा। विल यू कम, क्या तुम आओगी? भोली नोडेड, भोली ने नोडेड, नोडेड होता है स्वीकृति में या हाँ में अपना सिर हिलाना, तो भोली ने स्वीकृति में सिर हिला दिया। जब टीचर ने बोला ना कि तुम्हें प्रतिदिन स्कूल आना होगा, तो टीचर बोलती है नो नहीं, से इट अलाउड, कि यह जोर से बोलो। तो भोली बोलती है यस, वो भी स्टेमरिंग के साथ में बोलती है यस। एंड भोली हरसेल्फ वाज एस्टोनिश्ड दैट शी हैड बीन एबल टू से इट। एंड भोली हरसेल्फ, और भोली है वो खुद ही क्या हो गई, एस्टोनिश्ड हो गई, सरप्राइज हो गई, आश्चर्यचकित है वो भोली हो गई, दैट की शी हैड बीन एबल टू से इट, कि वो यह कहने में एबल हो पाई, समर्थ हो की, इसके लिए भोली खुद है वो आश्चर्यचकित है वो हो गई कि वो यस कैसे बोल पाई। डिडंट आई टेल यू, कि डिडंट आई टेल यू, क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था? टीचर ने बोला है क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था, मतलब तुम बोल पाओगी। जैसे वो हाँ बोल पाई तो टीचर बोलती है क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था? नाउ टेक दिस बुक, कि अब इस बुक को ले, किताब को ले। द बुक वॉज फुल ऑफ नाइस पिक्चर्स एंड द पिक्चर वर इन कलर, डॉग, कैट, गोट, हॉर्स, पैरट, टाइगर एंड ए काउ जस्ट लाइक लक्ष्मी, एंड विद एवरी पिक्चर वॉज ए वर्ड इन बिग ब्लैक लेटर। तो उसने बताया जो बुक टीचर ने दी है, द बुक वॉज फुल ऑफ नाइस पिक्चर, कि ये जो बुक थी, जो पुस्तक थी, वो फुल ऑफ नाइस पिक्चर्स, यानी अच्छी अच्छी पिक्चर्स जो थे, चित्र थे, उससे भरी हुई थी। एंड पिक्चर वर इन कलर, और जो पिक्चर्स थे, जो चित्र थे, वो कलर्स में थे, यानी रंग बिरंगे थे। तो पहली बात तो बताया कि उसमें बहुत सारी पिक्चर थी, और पिक्चर है वो कलरफुल थे, उस रंग बिरंगे थे, रंगीन थे। जैसे छोटे बच्चों की बुक्स आती हैं, उसमें रंग बिरंगे चित्र दिए हुए होते हैं। और चित्र किन किन के थे? डॉग, कैट, गोट, हॉर्स, पैरट, टाइगर एंड ए काउ। तो उसमें कुत्ते के, बिल्ली के, बकरी, घोड़ा, तोता, बाघ और एक गाय जो कि लक्ष्मी के समान थी, वो चित्र है वो उस बुक में थे। एंड विद एवरी पिक्चर, और प्रत्येक पिक्चर के साथ में, यानी प्रत्येक चित्र के साथ में क्या था? वाज ए वर्ड, एक शब्द था, इन बिग ब्लैक लेटर, के बड़े बड़े काले अक्षरों के साथ प्रत्येक पिक्चर पे शब्द लिखे हुए थे। मतलब जैसे शब्द लिखे हुए होते हैं, आपको पता है छोटे बच्चों की बुक्स में लिखे हुए होते हैं। इन 1 मंथ, की 1 महीने में, अब वो टीचर बोलती है इन 1 मंथ, की 1 महीने में, यू विल बी एबल टू रीड दिस बुक, कि तुम इस बुक को, ये जो बुक दी है उस बुक को पढ़ने में समर्थ हो जाओगी। देन फिर आई विल गिव यू ए बिगर बुक, कि मैं तुम्हें एक बिगर यानी एक और बड़ी बुक है वो दूंगी जो अभी दे रही थी। देन ए स्टिल बिगर वन, और उसके बाद में एक और बड़ी वाली, यानी कि जैसे जैसे तुम बुक्स को पढ़ने लगोगी, बड़ी बुक है वो मैं तुम्हें दूंगी। इन टाइम यू विल बी मोर लर्न देन एवरीवन एल्स इन द विलेज, एनीवन एल्स इन द विलेज, कि इन टाइम, और एक समय में, मतलब जब तुम इन बुक्स को पढ़ लोगी तो एक समय ऐसा होगा कि एक समय में यू विल बी मोर लर्निंग, कि तुम ज्यादा लर्निंग यानी विद्वान बन जाओगी, देन एनीवन एल्स इन द विलेज, कि इस गांव में किसी दूसरे के बजाय तुम ज्यादा विद्वान है वो बन जाओगी, एक टाइम ऐसा आएगा। देन नो वन विल एवर बी एबल टू लाफ एट यू, कि देन फिर क्या होगा? नो वन विल एवर बी एबल, कि कोई भी समर्थ नहीं होगा, एबल यानी समर्थ होना, टू लाफ एट यू, कि तुम पर हंसने में कोई भी समर्थ नहीं होगा, मतलब तुम पे कोई नहीं हंसेगा। फिर पीपल विल लिसन टू यू विद रिस्पेक्ट एंड यू विल बी एबल टू स्पीक विदाउट द स्लाइटेस्ट ट्रेमर, कि पीपल विल लिसन टू यू विद रेस्पेक्ट, कि रेस्पेक्ट के साथ, सम्मान के साथ लोग है वो तुम्हें सुनेंगे। एंड और यू विल बी एबल, तुम समर्थ हो जाओगी, टू स्पीक विदाउट द स्लाइटेस्ट स्टेमर, कि बिना किसी स्लाइटेस्ट यानी थोड़ी सी भी हकलाहट के बिना बोलने में तुम समर्थ हो जाओगी, और लोग तुम्हें सम्मान के साथ सुनेंगे, तुम्हारी जो स्टेमरिंग है वो चली जाएगी। अंडरस्टैंड, समझी? नाउ गो होम, अब घर जाओ, एंड और कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग, और अगले दिन सुबह जल्दी वापस आना। भोली felt as if suddenly all the bells in the village temple were ringing and the trees in front of the school house had blossomed
ब्लॉसम इनटू बिग रेड फ्लावर्स। तो देखो भोली ने महसूस किया है जब जैसे कि सडनली अचानक से क्या हुआ, ऑल द बेल्स इन द विलेज टेम्पल की रिंगिंग होता है बजना, की विलेज टेम्पल की यानी गांव के मंदिर की सभी जो बेल्स थी, जो घंटियां थी, वो अचानक से बजने लगी। ऐसा भोली ने फील किया, महसूस किया। एंड द ट्रीज इन फ्रंट ऑफ द स्कूल हाउस, और जो स्कूल हाउस यानी विद्यालय का जो भवन था, विद्यालय का जो घर था, उसके इन फ्रंट ऑफ यानी उसके सामने जो ट्रीज थे, जो वृक्ष थे, वो ब्लॉसम इनटू बिग रेड फ्लावर्स, कि वो ब्लॉसम यानी लद गए थे, भर गए थे। किसमें? बिग रेड फ्लावर के बड़े बड़े लाल फूलों में। विद्यालय भवन के सामने के वृक्ष है वो लद गए थे, मतलब उस पे लाल रंग के फूल है वो निकल आए थे। ऐसा भोली ने फील किया। हर हार्ट वाज थ्रोबिंग विद ए न्यू होप एंड ए न्यू लाइफ। हर हार्ट उसका जो हृदय था, वाज थ्रोबिंग यानी धड़कना, वो धड़क रहा था। किससे? विद ए न्यू होप, एक नई आशा और एक नए जीवन के साथ उसका हार्ट है वो धड़क रहा था। दस इस प्रकार से द इयर्स पास्ट, साल है वो व्यतीत हो गए। द विलेज बिकेम ए स्मॉल टाउन, कि जो विलेज जो गांव था वो बिकेम वो बन गया था, ए स्मॉल टाउन एक छोटा सा कस्बा है वो बन गया था। तो जैसे जैसे समय बीता वैसे जो गांव था उनका वो एक छोटा कस्बा बन गया। द लिटिल प्राइमरी स्कूल बिकेम ए हाई स्कूल, जो छोटी सी जो प्राइमरी स्कूल थी वो एक हाई स्कूल में बदल गई। देयर वर नाउ ए सिनेमा अंडर ए टिन शेड एंड ए कॉटन जिनिंग मिल, कि देयर वर नाउ ए सिनेमा अंडर ए टिन शेड, कि टिन शेड के नीचे यानी कि जो टिन का जो शेड बना हुआ था उसके नीचे एक सिनेमा अब था, मतलब एक जो मूवी वगैरह देखने के लिए एक सिनेमा बन गया था। और वहां पे एक कॉटन जिनिंग मिल भी बन गई थी। कॉटन जिनिंग मिल यानी जो कपास की जो फसल होती है उससे रुई को अलग किया जाता है, वो होता है कॉटन जिनिंग मिल। तो वहां टिन शेड के नीचे एक कॉटन जिनिंग मिल और एक सिनेमा अब बन गया था। द मेल ट्रेन बिगन टू स्टॉप एट द रेलवे स्टेशन, और जो मेल ट्रेन थी यानी जो डाक देने वाली जो ट्रेन थी वो भी उनके रेलवे स्टेशन पे रुकना है वो शुरू हो गई थी। पहले नहीं रुकती थी, अब वो रुकना शुरू हो गई। वन नाइट आफ्टर डिनर, की एक रात्रि को डिनर के बाद में, रात्रि भोजन के बाद में, रामलाल सेड टू हिज वाइफ, रामलाल ने अपनी वाइफ से कहा, देन फिर, शैल आई एक्सेप्ट बिसम्बर्स प्रपोजल, कि शैल आई एक्सेप्ट, की क्या मैं एक्सेप्ट कर लूं, स्वीकार कर लूं, बिसम्बर का जो प्रपोजल है, प्रस्ताव है, क्या वो मैं स्वीकार कर लूं? तो उसकी वाइफ ने आंसर दिया, यस, हाँ, सर्टेनली, निश्चित रूप से। हिज वाइफ सेड, उसकी वाइफ ने कहा, भोली विल बी लकी टू गेट सच ए वेल टू डू ब्राइडग्रूम, कि भोली विल बी लकी, भोली है वो भाग्यशाली होगी, टू गेट प्राप्त करके, सच ए वेल टू डू ब्राइडग्रूम, ब्राइडग्रूम यानी दूल्हा, वेल टू डू होता है प्रोस्पेरियस यानी समृद्ध, कि भोली है वो भाग्यशाली होगी जो इतना धनी दूल्हे को प्राप्त करेगी। तो बिसम्बर नाथ दूल्हा है जिसके लिए भोली का रिश्ता है वो आया है। अब वो बोलते हैं कि वो अपनी वाइफ से पूछ रहे हैं कि क्या मैं उस बिसम्बर का प्रपोजल है, क्या वो उसको एक्सेप्ट कर लूं मैं? तो उसकी वाइफ बोलती है कि हाँ, क्यों नहीं, जरूर, यानी कि भोली की मदर बोलती है कि हाँ, तुम्हें वो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो इसके बाद में देखो बताया जाएगा कि वो बिसम्बरनाथ कैसा था। अब उसकी वाइफ एक बार बता रही है, यानी भोली की मदर बोल रही है कि ए बिग शॉप, मतलब वो धनी व्यक्ति है बिसम्बरनाथ, तो उसके पास क्या क्या है, ए बिग शॉप, ए हाउस ऑफ हिज अर्न, एंड आई हैव सेवरल थाउजेंड इन द बैंक। तो वो बता रही है क्या क्या है, ए बिग शॉप, कि उसके पास में एक बड़ी दुकान है, एक बड़ी शॉप है, ए हाउस ऑफ हिज अर्न, और अपना खुद का, अर्न यानी स्वयं का, हाउस है अपना खुद का घर है, बड़ी शॉप है, एंड आई हियर, और मैंने सुना है, क्या सुना है, सेवरल थाउजेंड्स इन द बैंक, के बैंक के अंदर कई हजार रुपए मैंने सुना है, मतलब उसके पास में दुकान है, उसका खुद का घर है और कई हजार रुपए भी उसके पास बैंक में है। मोर ओवर, इसके अतिरिक्त क्या है, ही इज नॉट आस्किंग फॉर एनी डाउरी, कि ही इज नॉट आस्किंग, वो नहीं मांग रहा है, फॉर एनी डाउरी, की कोई भी डाउरी, कोई भी दहेज है वो नहीं मांग रहा है। इससे बड़ी बात ये है। तो अब उसके फादर बोलते हैं कि दैट्स राइट, कि वो सब तो ठीक है, वो सब ठीक है, बट लेकिन ही इज नॉट सो यंग, वो यंग नहीं है, युवा नहीं है, यू नो, तुम जानती हो, ऑलमोस्ट द सेम एज एज आई एम, कि ऑलमोस्ट लगभग द सेम एज, उस सेम एज का है, एज आई एम, जितनी एज का मैं हूँ, मतलब मेरे समान आयु का वो है। एंड ही ऑल्सो लिम्स, और वो लिम्स यानी लंगड़ाकर भी चलता है, यानी थोड़ा लंगड़ा भी है। मोर ओवर, इसके अतिरिक्त द चिल्ड्रन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ आर क्वाइट ग्रोन अप, कि द चिल्ड्रन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ, कि उसकी फर्स्ट वाइफ के जो बच्चे हैं
वो क्या है, आर क्वाइट ग्रोन अप, वो भी लगभग बड़े हो गए हैं। मतलब उसके जो बच्चे हैं, उस विशंबरनाथ के बच्चे हैं, वो भी बड़े हो गए हैं, मतलब वो भी काफी बड़े हैं। तो अब उसकी वाइफ बोलती है सो व्हाट डज इट मैटर, कि ये क्या मैटर रखता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसकी वाइफ बोल रही है, इस वाइफ रिप्लाइड, उसकी वाइफ ने आंसर दिया, रिप्लाई दिया, उत्तर दिया कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है 45 और 50, कि 45 या 50, इट इज नॉट ग्रेट एज फॉर ए मैन, कि यह एक मैन के लिए, एक आदमी के लिए कोई ग्रेट एज यानी कोई बड़ी उम्र है वो नहीं है 45 या 50। वी आर लक्की, हम लक्की हैं, भाग्यशाली हैं, दैट की ही इज फ्रॉम अनदर विलेज, कि वो दूसरे गांव से है इसलिए हम भाग्यशाली हैं। एंड डज नॉट नो अबाउट हर पोक मार्क्स एंड हर लेक ऑफ सेंस, एंड डज नॉट नो, वो नहीं जानता अबाउट हर पोक मार्क्स, यानी पोक मार्क जो उसके हैं, यानी जो चेचक के दाग हैं उसके बारे में वो नहीं जानता। एंड हर लेक ऑफ सेंस, और उसके अंदर जो सेंस की कमी है, यानी जो उसके अंदर जो पागलपन है, जो दिमागी रूप से जो वीकनेस है, और जो पोक मार्क्स यानी जो चेचक के दाग है उनके बारे में वो नहीं जानता। इसके लिए हम लकी हैं कि वो दूसरे गांव से, इसलिए वो नहीं जानता। इफ वी डोंट एक्सेप्ट दिस प्रोपोजल सी मे रिमेन अनमेरिड ऑल हर लाइफ, कि इफ, यदि वी डोंट एक्सेप्ट दिस प्रोपोजल, यदि हम इस प्रोपोजल को, इस प्रस्ताव को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, स्वीकार नहीं करते हैं, सी में रिमेन, तो वह रह जाएगी अनमेरिड, अविवाहित, ऑल हर लाइफ, कि अपने पूरे जीवन में वो अविवाहित है, वो रह जाएगी यदि हमने प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया तो। इसके बाद में है यस, हाँ, बट आई वंडर व्हाट भोली विल से, कि बट, लेकिन आई वंडर, मैं विचार करता हूँ, व्हाट भोली विल से, कि भोली क्या कहेगी, मैं इस पे विचार करता हूँ। तो उसकी वाइफ रिप्लाई करती है कि व्हाट विल दैट विटलेस वन से, कि व्हाट विल दैट विटलेस, विटलेस यानी विट से रहित, विट यानी बुद्धि, बुद्धि से रहित वो लड़की क्या कहेगी, यानी भोली जो बुद्धि से रहित है वो क्या कहेगी। सी इज लाइक ए डम काउ, वो एक डम यानी गूंगी गाय के समान है, वो एक गूंगी गाय के समान है। अब रामलाल बोलता है मे बी यू आर राइट, कि हो सकता है तुम सही हो। मटर रामलाल, रामलाल है वो बड़बड़ाया, बुदबुदाया। तो ये उन हस्बैंड वाइफ के बीच की बातचीत है जो भोली को लेकर के वो करते हैं। अब इन द अदर कॉर्नर ऑफ द कोर्टयार्ड, के उस कोर्टयार्ड के उस आंगन के दूसरे कॉर्नर में भोली ले अवेक ऑन हर कोट, जो भोली है वो ले अवेक लेटी रहती है, अवेक यानी जागती हुई, ऑन हर कोट अपनी चारपाई पे, कि अपनी चारपाई पे जागी हुई लेटी थी। लिसनिंग टू हर पेरेंट्स विस्पर्ड कन्वर्सेशन, कि लिसनिंग सुनते हुए, टू हर पेरेंट्स अपने माता पिता की जो विस्पर्ड यानी जो फुसफुसाहट से भरी हुई, जो हल्की सी धीरे धीरे जो कन्वर्सेशन थी यानी जो बातचीत थी, यानी फुसफुसाहट वाली जो बातचीत थी, अपने पेरेंट्स की फुसफुसाहट वाली बातचीत को सुनते हुए भोली है वो अपनी चारपाई पे जागी हुई लेटी थी। विशंबरनाथ वाज ए वेल टू डू ग्रोसर, कि जो विशंबरनाथ था वो एक वेल टू डू यानी धनी, ग्रोसर, ग्रोसर होता है पंसारी, तो एक जो विशंबरनाथ है वो एक समृद्ध पंसारी था। ही केम विद ए बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड्स एंड रिलेशंस विद हिम फॉर द वेडिंग, कि वो वेडिंग के लिए, शादी के लिए अपने साथ रिश्तेदारों, रिलेशंस यानी रिश्तेदारों की और अपने मित्रों की एक बड़ी पार्टी यानी एक बड़ी बारात को लेकर आया। ए ब्रास बैंड प्लेइंग ए पॉपुलर ट्यून फ्रॉम एन इंडियन फिल्म हेडेड द प्रोसेशन विद द ब्राइड ग्रूम राइडिंग ए डेकोरेटेड हॉर्स। तो एक ब्रास बैंड, एक जो ब्रास बैंड था यानी पीतल का जो बैंड था, पीतल का जो इंस्ट्रूमेंट लेके आए हुए जो बैंड थे वो प्लेइंग बजा रहे थे। एक पॉपुलर ट्यून, एक प्रसिद्ध धुन को, फ्रॉम एन इंडियन फिल्म, एक भारतीय फिल्म की, हेडेड द प्रोसेशन, हेडेड यानी आगे की साइड, प्रोसेशन यानी जो जुलूस है, तो जुलूस के जो हेडेड यानी जो हेड साइड यानी जो आगे का जो हिस्सा होता है, उस जुलूस के आगे भारतीय फिल्म की एक प्रसिद्ध धुन को बजाते हुए एक जो ब्रास बैंड यानी जो पीतल वाला जो बैंड था, यानी पीतल का जो इंस्ट्रूमेंट लिए हुए जो बैंड था वो अपने साथ जो उस जुलूस के आगे पीतल का बैंड भारतीय फिल्म की प्रसिद्ध धुन को बजा रहा था। विद द ब्राइड ग्रूम राइडिंग ए डेकोरेटेड हॉर्स, और जो ब्राइड ग्रूम यानी जो दूल्हा था वो एक डेकोरेटेड हॉर्स पे यानी एक सुसज्जित घोड़े के ऊपर राइडिंग यानी सवार था। राइड, हॉर्स राइडिंग के लिए हॉर्स पे जब बैठे होते हैं तो राइडिंग वर्ड आता है। तो जो दूल्हा है वो एक सुसज्जित घोड़े पे बैठा हुआ था और जो ब्रास बैंड था वो उस जुलूस के आगे एक भारतीय फिल्म का प्रसिद्ध धुन है वो बजा रहा था। रामलाल वाज ओवरजॉयड टू सी सच pomp एंड स्प्लेंडर, कि रामलाल वाज ओवरजॉयड, रामलाल है वो ओवरजॉयड यानी बहुत अधिक खुश हुआ, बहुत अधिक हैप्पी हुआ वो, क्यों, टू सी देख करके, सच pomp एंड स्प्लेंडर की इतना शानदार यानी कि इतना जो भव्य जो उनका जो आगमन था उसको देख करके वो बहुत अधिक खुश हुआ।
मतलब पॉम्प एंड स्प्लेंडर जो है वो एक फ्रेज है, एक इडियम टाइप से है। तो इसका मतलब होता है जो शानो शौकत या जो भव्य जो होता है, किसी का आगमन बहुत ही भव्य रूप में होता है, या शानो शौकत आप बोल सकते हो। तो रामलाल जो है वो इस शानो शौकत को देख करके बहुत अधिक हैप्पी हुआ, बहुत अधिक खुश हुआ। ही हैड नेवर ड्रीम्ड, उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा, उसने कभी सपना नहीं देखा, दैट की हिज फोर्थ डॉटर, कि उसकी जो चौथी डॉटर थी, वुड हैव सच ए ग्रैंड वेडिंग, कि उसकी इतनी ग्रैंड वेडिंग होगी, मतलब इस टाइप की जो भव्य शादी उसकी होगी, ऐसा उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी फोर्थ डॉटर की इतनी भव्य शादी है वो होगी। भोलीज एल्डर सिस्टर्स हु हैड कम फॉर द ओकेजन वर एनवियस ऑफ हर लव, कि भोलीज एल्डर सिस्टर्स, कि भोले की जो बड़ी बहनें थी, हु हैड कम फॉर द ओकेजन, जो इस ओकेजन के लिए, इस अवसर के लिए आई थी, वर एनवियस ऑफ हर लव, वो उसके भाग्य से क्या हो गई, एनवियस हो गई, जेलस हो गई, ईर्ष्या करने लगी, जलन करने लगी। कौन, भोले की जो एल्डर सिस्टर्स थी। व्हेन द ऑस्पिशियस मोमेंट केम, कि जब ये ऑस्पिशियस यानी बहुत ही शानदार जो शुभ जो क्षण है वो आया, ऑस्पिशियस यानी शुभ, कि जब वो शुभ क्षण आया, द प्रीस्ट सैड, प्रीस्ट ने कहा, पुजारी ने कहा, क्या कहा, ब्रिंग द ब्राइड, की ब्राइड को लेकर आओ, दुल्हन को लेकर आइए। भोली क्लेड इन ए रेड सिल्कन ब्राइडल ड्रेस वाज लेड टू द ब्राइड्स प्लेस नियर द सेक्रेड फायर, कि भोली है वो क्लेड यानी लिपटी हुई थी, इन ए रेड सिल्कन ब्राइडल ड्रेस, की लाल कलर की सिल्क की दुल्हन की ड्रेस में लिपटी हुई बोली, वाज लेड, बोली को लाया गया, कहा, ब्राइड्स प्लेस, दुल्हन के स्थान पे, नियर द सेक्रेड फायर, कि उस सेक्रेड फायर ने पवित्र अग्नि के पास दुल्हन के स्थान पर लाल सिल्क की दुल्हन की ड्रेस में लिपटी हुई बोली को लाया गया, लेड यानी लाना। गार्लैंड द ब्राइड, की ब्राइड को हार पहनाइए, दुल्हन को हार पहनाओ। वन ऑफ हिज फ्रेंड प्रॉम्प्टेड बिशंबरनाथ, की उन फ्रेंड्स में से, यानी उसके बहुत सारे फ्रेंड्स आए थे, तो उसमें से एक फ्रेंड ने प्रॉम्प्टेड यानी उत्साहित करते हुए, बिशंबरनाथ को उत्साहित करते हुए उन फ्रेंड्स में से एक फ्रेंड ने कहा, दुल्हन को हार पहनाओ, गार्लैंड यानी हार पहनाना। द ब्राइडग्रूम लिफ्टेड द गार्लैंड ऑफ येलो मैरीगोल्ड्स, कि जो ब्राइडग्रूम था यानी जो दूल्हा था उसने लिफ्टेड यानी उठाया, द गार्लैंड यानी हार को उठाया, ऑफ येलो मैरीगोल्ड्स, कि पीला जो मैरीगोल्ड यानी पीले जो मैरीगोल्ड यानी गेंदे के जो फूल है उसकी हार को दूल्हे ने उठाया, यानी पीले गेंदे के फूलों का हार दूल्हे ने उठाया। ए वुमेन स्लिप्ड बैक द सिल्कन वेल फ्रॉम द ब्राइड्स फेस, ए वुमेन एक महिला ने स्लिप बैक यानी पीछे खींच लिया, द सिल्कन वेल, सिल्क का जो वेल यानी घूंघट था उसको, फ्रॉम द ब्राइड्स फेस, के दुल्हन के चेहरे से सिल्क के घूंघट को एक महिला ने पीछे खिसका लिया। बिशंबर टुक ए क्विक ग्लेंस, अब बिशंबर ने क्या किया, एक क्विक ग्लेंस यानी एक उड़ती नजर उस पर डाली। द गार्लैंड रिमेन पोइज्ड इन, दुल्हन को हार पहनाने के लिए बोला गया था, और जब मतलब जब एक नजर उसको देख लिया था बिशंबरनाथ ने, तो गार्लैंड जो था यानी जो हार उसके हाथों में था वो रिमेन पोइज्ड यानी अटका हुआ रह गया, मतलब उसके हाथों में ही रह गया, इन हिज हैंड, मतलब उसके हाथों में जो हार था वो रह गया, वो हार नहीं पहना पाया। द ब्राइड स्लोली पुल डाउन द वेल और हर फेस, अब जो ब्राइड थी यानी जो भोली थी, दुल्हन थी, उसने स्लोली धीरे से पुल डाउन खींच लिया, नीचे खींच लिया, द वेल घूंघट को, ओवर हर फेस, के उसने चेहरे के ऊपर घूंघट को धीरे से ब्राइड ने खींच लिया। अब बिशंबरनाथ को उसके पोक मार्क्स है वो दिख गए थे। अब वो बोलता है कि हैव यू सीन हर, कि क्या तुमने उसे देखा, सैड बिशंबर ने कहा, टू द फ्रेंड नेक्स्ट टू हिम, कि अपने से नेक्स्ट यानी अपने से जो बगल वाला जो फ्रेंड था उससे बिशंबर ने कहा, हैव यू सीन हर, कि क्या तुमने उसे देखा, मतलब क्या तुमने उसके फेस को देखा। सी हैज पोक मार्क्स ऑन हर फेस, कि उसके चेहरे पे पोक मार्क्स है, उसके चेहरे पे चेचक के दाग हैं। सो व्हाट, तो क्या, यू आर नॉट यंग आइदर, तो उसका फ्रेंड बोलता है यू आर नॉट यंग आइदर, कि तुम भी युवा नहीं हो, मे बी हो सकता है, बट इफ आई एम टू मैरी हर फादर मस्ट गिव मी 5000 रुपीज, तो क्या बोलता है, मे बी हो सकता है कि मैं युवा नहीं हूँ, बट लेकिन इफ आई एम टू मैरी हर, कि यदि मैं उससे शादी करूँ तो हर फादर मस्ट गिव मी, उसके फादर को मुझे देना होगा क्या, 5000 रुपीज, की उसके फादर को मुझे 5000 रुपए हैं वो देने होंगे यदि मैं उससे शादी करूँ तो यहाँ पे आकर के वो डाउरी की मांग है वो करता है, क्योंकि उसका फेस है वो उसको दिख गया था कि उसके फेस पे पोक मार्क्स थे।
इसके बाद में देखो, जब डोरी की मांग करता है तो रामलाल वेंट एंड प्लेस्ड हिज टर्बन हिज ओनर एट बिशंबर्स फीट। तो देखो रामलाल वेंट, रामलाल गया, एंड प्लेस्ड हिज टर्बन, और उसने अपनी जो टर्बन यानी अपनी पगड़ी थी उसको प्लेस्ड यानी रख दिया, हिज ओनर अपने सम्मान को रख दिया था, एट बिशंबर्स फीट कि बिशंबर के पैरों में अपने सम्मान अपनी पगड़ी को रख दिया था। रामलाल गया और उसने अपनी पगड़ी अपना सम्मान बिशंबर के पैरों में रख दिया। डू नॉट ह्यूमिलिएट मी सो, ह्यूमिलिएट मतलब अपमान करना, तो ये बोल रहा है कि डू नॉट ह्यूमिलिएट मी सो कि इस तरह से तुम मेरा अपमान मत करो, मुझे अपमानित मत करो, ह्यूमिलिएट मत करो। ह्यूमिलिएट होता है अपमानित करना, कि मुझे इस सो यानी इस तरह से, कि मुझे इस तरह से ह्यूमिलिएट मत करो, मुझे अपमानित मत करो। टेक 2000 रुपीज की 2000 रुपए ले लो। वो यहाँ पे 2000 रुपए देने के लिए तैयार हो जाता है। कौन? जो उसका फादर है रामलाल, भोली का फादर, लेकिन वो 5000 रुपए है वो मांगता है। तब क्या बोलता है? नो नहीं, 5000 5000 और वी गो बैक, या फिर हम वापस चले जाएं, वापस जा रहे हैं। कीप योर डॉटर, अपनी बेटी को रखो। बी ए लिटिल कंसिडरेट प्लीज, तो रामलाल बोलता है कि प्लीज कृपया थोड़ा सा कंसिडरेट, ए लिटिल कंसिडरेट मतलब थोड़ा सा कंसिडरेट बनो, यानी कि थोड़ा सा विचार करो, थोड़े संवेदनशील बनो, थोड़े सेंसिटिव बनो। इफ यू गो बैक, यदि तुम वापस जाओगे, इफ यू गो बैक यदि तुम वापस जाओगे, आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज, तो इस विलेज में, इस गांव में, नेवर यानी कभी नहीं, शो यानी दिखाना, माई फेस मेरा चेहरा, कि गांव में मैं कभी मेरा फेस नहीं दिखा सकता, कि मैं दिखा पाऊंगा। मतलब वो बोलता है कि तुम ये 2000 रुपए ले लो, तुम वापस मत जाओ, अगर वापस चले गए तो मैं तो शर्म से ही मर जाऊंगा, अपना फेस किसी को नहीं दिखा पाऊंगा। तो पार्ट सेकंड है वो आज के लिए इतना काफी है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अगर समझ में आया है देन चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के पास इसको आप शेयर कीजिए, जिससे कि ज्यादा बच्चे हैं वो इससे जुड़ सके और इस जो चैप्टर जो मैं पढ़ा रही हूँ या 10th का जो सिलेबस करवा रही हूँ इसका फायदा वो ले सके। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।